अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा यह सम्मान दिया गया। तो फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा यह सम्मान जो दिया गया, इससे एक बात तय होती है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते अच्छे हैं। रिश्ते अच्छे क्यों हैं? क्योंकि जब दो देशों के बीच में स्थिति अच्छी होगी, रिश्ते अच्छे होंगे, तभी वे एक दूसरे का सम्मान करेंगे और इस प्रकार से सम्मान देंगे। अब भारत और फ्रांस के रिश्ते इतने अच्छे हैं और कितने अच्छे हो सकते हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं सारी बातों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। तो चलिए अब शुरू करते हैं। खबर भी यह है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने विजिट किया फ्रांस में और वहां पे एक भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों को, रणनीतिक संबंधों को 2047 तक के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है दोनों देशों के द्वारा मिलके। अब इसके लिए हमें कुछ चर्चा के बिंदुओं के माध्यम से इसे देखना होगा, जैसे कि आखिर यह अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी ही यात्रा हुई थी, इसी वजह से। उसके बाद भारत और फ्रांस संबंधों की पृष्ठभूमि को हमें समझना होगा कि आखिर ये शुरुआत कहां से होती है। भारत 1947 में आजाद हो गया था, तो क्या तभी से इन दोनों के बीच में रणनीतिक साझेदारी बनी हुई है या उसके बाद बनी? उसके बाद हम देखेंगे भी हाल में क्या खबरें हमें दोनों संबंधों के बीच में सामने आ रही हैं, और उसके बाद जो रोड मैप तैयार हुआ है जिसका नाम होराइजन 2047 दिया गया है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद कुछ प्रमुख निर्णय इसी रोड मैप के दौरान, अभी कुछ निर्णय लिए गए, लगभग 63 निर्णय लिए गए इस रोड मैप को तैयार करने के दौरान, जो इसी से जुड़े हुए हैं, उन्हें जानेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर चर्चा में क्यों है। 2 दिन की फ्रांस यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री गए हुए थे और वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों, अब ये कौन है? वहां के राष्ट्रपति हैं, ये बात याद रखिएगा। इन दोनों के बीच में बहुत सारी बैठक हुई, लगातार ही बैठक हुई, मतलब नई पहलों और समझौतों पर सहमति बनी। नई पहलों का मतलब क्या है? पहले भी कुछ पहलें चल रही थी, कुछ समझौते पहले से चल रहे थे और अब कुछ उसमें जोड़ा गया है, यानी कि उसको बेहतर करने का प्रयास किया गया है। और 2047 तक के लिए रोड मैप काम करेगा। 2047 का मतलब यह हुआ कि भारत को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे और भारत से फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो 50 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं, ये कहां से हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं, इसे देखने का प्रयास करते हैं। भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों को हम समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल 1998 से इनकी रणनीतिक साझेदारी शुरू होती है, जिस दौरान भारत ने परमाणु अपने तरफ से परीक्षण किया था 1998 में, और दुनिया भर के जो पश्चिमी देश थे उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि अलग थलग कर दिया जाए भारत को, उस पर दबाव बनाया जाए कि किसी प्रकार से परमाणु अप्रसार संधि पर वह दस्तखत कर दे। लेकिन भारत चूंकि कह चुका था कि नो फर्स्ट यूज, और भारत की इस बातों से सहमत दिखता हुआ हमें दिखाई दिया फ्रांस। उस दौरान फ्रांस ने ही सबसे पहले असैन्य परमाणु संधि की थी, जिसके तहत परमाणु ऊर्जा का सही उपयोग किया जा सके, उस प्रकार की संधि थी, जो अपने आप में संधि करने वाले शुरुआती देशों में पहला देश था फ्रांस। तो यह बड़ी बात थी कि पश्चिमी देशों में पहला देश, आरंभिक जो देश थे उनमें से एक देश फ्रांस भी था। अब ऐसे में यह बात समझना जरूरी होगा कि जब भारत का साथ नहीं दे दिया जा रहा था विकसित देशों के द्वारा, पश्चिम के देशों के द्वारा, उस दौरान एक साथी उभरा जिसने भरोसा किया भारत पे, और यहां तक नहीं रुका बल्कि बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के साथ, जहां पे बहुत सारे देश थे, बहुदेशीय मंच था, वहां पर भारत के साथ उसने बहुत सारे मुद्दों पर अपनी सहमति जताते हुए भारत का पक्ष अपनी तरफ से भी रखा। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। और 1998 के बाद जो साझेदारी शुरू होती है, उसमें रक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति जैसे प्रमुख क्षेत्रों में दोनों के बीच में बहुत सारी जानकारियों को साझा किया गया, तकनीकियों को साझा किया गया। असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर की बात मैंने आपसे बताई, शुरुआती देशों में एक था। स्कॉर्पियन पारंपरिक जो पनडुब्बियां हैं, प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत के स्कॉर्पियन पनडुब्बियां भारत को प्राप्त हुई। भारत में इनका निर्माण फ्रांस की तकनीकी सहायता के माध्यम से पूरा हो सका। उसके साथ में अब ये रडार की पकड़ में नहीं आने वाली पनडुब्बियां हैं, इनकी अपनी एक अलग विशेषता है। इस पर हमने बहुत पहले चर्चा भी की थी, एक वीडियो इन डेप्थ में पड़ा है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के बारे में। उसके बाद 36 जो राफेल लड़ाकू जेट हैं,
इन्हें भी समय पर पूरा कर दिया गया, इस डील को पूरा कर दिया गया और इन दोनों के लिए डील को अब आगे बढ़ाने पर विचार भी किया गया है। साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कुछ हुए हैं, जैसे वरुण नौसेना के लिए, गरुण वायुसेना के लिए और शक्ति थल सेना के लिए। 2021-22 में अब इनकी व्यापारिक जो संबंध है वो भी देखिए, 12.42 बिलियन यूएस डॉलर की बात यहां पे हो रही है। वार्षिक व्यापार इन दोनों देशों के बीच में दिखाई देता है, अपने आप में एक बड़ी रकम है। और इसके बाद इन दोनों का ही संयुक्त प्रयास था कि 2015 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की शुरुआत हुई थी। यानी कि भारत और फ्रांस इन दोनों का ही बराबर योगदान दिखाई देता है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, हम हालिया खबरों पर आते हैं। हालिया खबरें क्या है? इमैनुअल मैक्रो ने दिया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। अब ये क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा सम्मान है जो फ्रांस के द्वारा दिया जाता है, यानी कि फ्रांस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इसमें प्रमुख बात ये आपको पता होना चाहिए कि यह जो सम्मान है नेपोलियन के द्वारा शुरू किया गया था। 1802 के आसपास समथिंग यह अवार्ड शुरू किया गया था, सबसे बड़ा सम्मान है। तो यह भारत के प्रधानमंत्री ने प्राप्त किया और भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्हें यह पुरस्कार मिला। और 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे वहां पे मनाया गया था। यहां पर भी उन्होंने शिरकत की। और बेस्टिल डे क्या होता है यह भी समझ लीजिए, इसी दौरान की बात है। दरअसल बेस्टिल डे में का मतलब है जब 1889 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जिस समय को मानी जाती है, ये वही समय है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत यहीं पे 1889 में मानी जाती है। और वह कब से मानी जाती है? बेस्टिल का किला था, कहीं कहीं पे बास्तिल का किला भी बोलते हैं, उस किले पर धावा बोला गया था आम लोगों के द्वारा। और वहीं से माना जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। अब इसे बेस्टिल डे के रूप में मनाते हैं और अपने आप में राष्ट्रीय दिवस है। वहां पर वो आतिशबाजी होती है, परेड होती है। भारत की सेनाओं के द्वारा भी इसमें हिस्सा लिया गया था छोटे तौर पर। फ्रांस में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की अनुमति भी दे दी गई है, फ्रांस के सरकार के द्वारा दे दी गई है। और यह किसके बीच में समझौते के तहत शुरू हुआ है? जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और वहां का जो पेमेंट सिस्टम लायरा है, दोनों के बीच में सहमति बनी। और उसके बाद यह सहमति बहुत पहले बन गई थी, उसके बाद अभी फ्रांस की सरकार ने अपनी तरफ से फाइनल कर दिया है। और 2047 तक के लिए यह रोड मैप है। यह बात आपको पता होना चाहिए कि यह पूरा का पूरा रोड मैप 2047 तक के लिए है। सिर्फ इतनी बातें नहीं, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई पहले भी, उन्हें भी जो आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। साथ में और भी बहुत सारी बातें हैं, उसके 3 स्तंभ हैं। अब वो 3 स्तंभ कौन से हैं उन्हें हम जानने का प्रयास करते हैं एक एक करके। देखिए, अब इसमें है पहला, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए साझेदारी, यानी पार्टनरशिप फॉर सिक्योरिटी एंड सोवेरिटी। उसके बाद ग्रह के लिए पार्टनरशिप फॉर द प्लेनेट। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर द पीपल, लोगों के लिए साझेदारी। ये तीनों साझेदारियों को एक एक करके, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, प्रमुख बातों को हम जान लेते हैं, इतना हमें पता होना ही चाहिए। जैसे रक्षा के क्षेत्र में मैंने आपको बताया था, चाहे राफेल हो, चाहे P-75 कार्यक्रम के तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां हों, यहां पर जो भारत को सफलता मिली, जो इनकी प्राप्ति हो पाई, वह फ्रांस की वजह से ही हो पाई। अब बात करें अंतरिक्ष के क्षेत्र पर भी इनका सहयोग दिया जा रहा है इनके द्वारा। जो CNES है, यानी कि वहां की स्पेस एजेंसी है फ्रांस की और भारत की इसरो के बीच में समझौते हुए, उस समझौते के तहत तय किया गया कि एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, अब ये किस नाम क्या है इसका? तृष्णा, जो कि हिंद महासागर पर नजर बनाए रखेगा। यह किसके माध्यम से संभव हो पाएगा? इसरो और CNES फ्रांस के आपस के समझौते के माध्यम से पूरा होगा। आने वाले समय में यह उपग्रह होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, नागरिक परमाणु ऊर्जा, जैतपुरा में 6 EPR बिजली संयंत्र परियोजना, याद रखिएगा महाराष्ट्र में। इस पर भी आगे दोनों मिलकर कार्य करेंगे, फ्रांस सहयोग देगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में, वहां पर बहुत छोटे छोटे द्वीप है जहां पर अधिकार है फ्रांस का। इस वजह से उसकी उपस्थिति हिंद प्रशांत क्षेत्र में अच्छी खासी है। और इसी वजह से यहां पर संयुक्त कार्रवाई के लिए भी एक रोड मैप रहेगा, जिससे कि चीन जिस प्रकार से अपना प्रभाव बनाने का प्रयास करता रहता है, और चूंकि भारत का व्यापार जितना भी बड़ा व्यापार है, उसका अधिकतम हिस्सा
कहां से होता है? समुद्री रास्ते से ही होता है। इस वजह से वहां पर उस चीन के प्रभुत्व पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए यह जो समझौता रहेगा, आगे के लिए रोड मैप रहेगा, आगे काम करने वाला है। आतंकवाद निरोध के लिए भी दोनों मिलकर आपस में सहमत हो चुके हैं, उसके लिए भी बहुत सारे उपाय करेंगे। उसके बाद बहुत सारी प्रौद्योगिकी की बात करें, डिजिटल प्रौद्योगिकी की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, एआई की बात करें, हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें, इन सब क्षेत्रों में दोनों ही देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा सहयोग हमें वहां से ही प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिविल एविएशन में यहां पर भी दोनों देशों के बीच में बहुत सारी सहमति बनी है, रोड मैप तैयार हुआ है। जो नागरिक उड्डयन है उस क्षेत्र में तकनीकी और सुरक्षा को और बेहतर किया जाएगा और दोनों के बीच में जो मार्ग है, रास्ता है, वायु मार्ग है, उसका भी विस्तार करने का प्रयास किया जाएगा। अब आगे बात करें अगर हम ग्रहों के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर द प्लैनेट, यहां पर प्लैनेट की बात हो रही है तो यहां पर बात आती है प्लास्टिक पॉल्यूशन की। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटने के लिए भी दोनों ने तय किया है कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संधि है उसे भारत और फ्रांस मिलकर अपनी प्रतिबद्धता उसमें दिखाएंगे। उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने तय किया है किसी भी प्रकार की, चाहे महामारी हो, चाहे किसी प्रकार की तकनीकी अपग्रेड हो, उन सारे क्षेत्रों में वो दोनों ही देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। साथ में ब्लू इकोनॉमी का मतलब यह है कि जो हमारे महासागरों में जो भी ऐसी चीजें हैं, महासागरी संसाधन, चाहे वो मछली हो, चाहे वहां के प्लांट हो जिससे हम दवाई बना सकते हैं, क्या अन्य बहुत सारी चीजें और भी इसमें आती हैं, उसके लिए समुद्री अनुसंधान के लिए आपसी सहयोग दोनों देश आपस में करेंगे। डिकार्बोनाइज हाइड्रोजन की बात की जाए, मतलब कि दुनिया भर में कार्बन जो वायुमंडल में मौजूद है उसको कम करने के लिए, बढ़ते हुए कार्बन को जो ज्यादा है उस कार्बन को कम करने के लिए अन्य ईंधन के उपयोग को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि हाइड्रोजन ईंधन का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, यह तभी संभव होगा जब हम हाइड्रोजन ईंधन बेहतर कर सकें। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ईंधन के रूप में हम कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइजर होगा। तो इलेक्ट्रोलाइजर ही क्या करता है, जो हाइड्रोजन, जो H2O होता है, जल होता है, उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करता है, जलवाष्प से हाइड्रोजन को अलग करता है। इसके लिए जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोलाइजर की। अब इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से ही अगर हमें हाइड्रोजन ईंधन प्राप्त हो सकेगा तो उसका निर्माण हो सके, इसके लिए समझौता हुआ है। अब यहां पे याद रखिएगा कि जो तकनीकी सहयोग है दोनों ही देश एक दूसरे को देने के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर द पीपल। अब पीपल की बात आती है तो जैसे विद्यार्थी, भारतीय विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। वहां की तरफ से ऐसा कहा गया है कि 30,000 छात्रों को 2030 तक में वहां पर पहुंच सुनिश्चित करवाई जाएगी। और जो मास्टर डिग्री करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए अल्पकालीन शेंगल वीजा भी उपलब्ध कराया जाएगा। शेंगल वीजा क्या होता है? शेंगल वीजा यूरोप का मुख्यतः वह क्षेत्र होता है जो पासपोर्ट फ्री जोन कहलाता है। तो यह वीजा अगर किसी के पास है तो बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जो मिलके पासपोर्ट फ्री जोन अपना तैयार करके रखे हुए हैं, तो किसी भी देश में वहां पर वो जा सकता है अपने एकमात्र वीजा की सहायता से। अब यहाँ पे आती है संस्कृति की बात। और जो राष्ट्रीय संग्रहालय एक दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, उसमें तकनीकी सहयोग उसके निर्माण में किसके द्वारा किया जाएगा? फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। अनुसंधानों की हमने बात की थी, बहुत सारे परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए। किस प्रकार की परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए? जो वहां पे रिसर्च होते हैं, किस, चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, उन सारे तकनीकी, विज्ञान और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहां पे अनुसंधान करने के लिए इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च की फंडिंग बढ़ाई जाएगी। इस संस्था की फंडिंग किसके माध्यम से बढ़ाई जा रही है? भारत और फ्रांस दोनों की सरकारों के माध्यम से। खेल के क्षेत्र में भी दुनिया भर में जितने भी खेल खेले जाते हैं वहां पर भी उन्नति के लिए, दोनों ही देशों की उन्नति के लिए आपस में सहयोग की बात की गई है। एक रोड मैप तैयार किया गया है। और नागरिक समाज के लिए भी इंटरनेशनल वॉलंटियर्स तैयार करने की बात कही गई है। तो यहां पर इनकी संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया गया है जिससे लोगों के बीच में एकजुटता की भावना आए। भारत और फ्रांस के बीच में भाई भाई वाली भावना को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, हिंदी चीनी भाई भाई का प्रयास किया गया था, उसी तरह से भारत और फ्रांस के लिए भारतीय और फ्रांसीसी भाई भाई वाला एक भाव उत्पन्न किया जाएगा आपस में, जिससे उनके संबंध बेहतर हो, आगे चल के भविष्य को लेकर के
वह बेहतर ही होगा। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक समाप्त होता है। हमने बहुत सारी चीजों को समझा है। अब ये तीनों स्तंभ जो हैं इन पर विस्तार से कभी हो सकेगा तो हम और बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे और डिटेल में जानेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें सूक्ष्म जाके। फिलहाल के लिए एक अभ्यास प्रश्न, वर्ष 2023 तक भारत और फ्रांस के रणनीतिक साझेदारी के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? आपके विकल्प हैं 15, 20, 25 और 50। आप अपना उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप उत्तर देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। लेकिन अभी रुकिएगा, जाने के पहले एक जरूरी सूचना क्या है कि आईएएस प्रीलिम्स 2024 के लिए ऑनलाइन अगर कोई क्लास लेना चाहता है सामान्य अध्ययन की तो वह ले सकता है। कक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप पर कक्षाएं प्राप्त हो सकती हैं। घर बैठे आप क्लासेस कर सकते हैं यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स के लिए। अगर आपको और कुछ जानना है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई सामान्य अध्ययन की। अगर सीसेट भी इस समय काफी चर्चा में रहा है। सीसेट की भी अगर आप क्लास करना चाहते हैं, लाइव ऑनलाइन क्लास दृष्टि लर्निंग ऐप पर आप कर सकते हैं घर बैठे। उसके लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। ये प्रमुख बातें थी। चलिए अब मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।